326 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास की एक ना भूलने वाली तिथि है। ये वो तिथि है जब मैसिडोनिया अर्थात मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया और काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया और भारत पर आक्रमण किया। उसका सामना यहाँ के राजा पोरस से हुआ था। ये वो दौर था जब भारत खंड खंड टुकड़ों में टूटा हुआ था और कोई भी केंद्रीय सत्ता है वो भारत पर काबिज नहीं थी जो इस हिंदुस्तान को एक अखंड रूप में रख सके। इसीलिए बाहरी आक्रमणकारी हैं वह आए और यहाँ सफल होते गए, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ की अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए भारत का जो पहला अखंड साम्राज्य स्थापित हुआ वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। और उसके बाद एक के बाद एक साम्राज्य यहाँ इकट्ठे होते चले गए थे। तो आइए आज की कड़ी में जानेंगे भारत में उन प्राचीन साम्राज्यों के बारे में जो एक के बाद एक स्थापित हुए। तो पहला साम्राज्य जो अखंड तौर पर स्थापित हुआ वो भारत का साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति था चाणक्य। चाणक्य की सहायता पाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल अखंड भारत का पहला साम्राज्य स्थापित किया। उस भारत के अंदर न केवल उत्तरी भारत बल्कि दक्षिणी भारत भी शामिल हो गया था। यहाँ तक कि उसने यूनानी सेल्यूकस को भी 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था और अपनी ताकत को साबित कर दिया था। लेकिन भारत का पहला विशाल अखंड साम्राज्य स्थापित करने वाले इस सुरवीर की 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर के अंदर मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका पुत्र 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना, जिसने अपने राज्य को बनाए रखा और लगभग 274 ईसा पूर्व तक उसने अपना राज्य संभाल के रखा था। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व में उसका पुत्र मौर्य सम्राट बना, जो मौर्य साम्राज्य के अंदर ग्रेट नाम से जाना गया, महान नाम से जाना गया। और वे शख्स था अशोक महान, जिसने लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। एक शक्तिशाली राज्य इसे प्राप्त हुआ था और उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की थी। इस कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, ऐसा साक्ष्यों से पता चलता है। और इस प्रकार का विभत्स नज़ारा देखकर अशोक महान का हृदय द्रवित हो गया और उसने हमेशा से युद्ध से किनारा कर लिया और युद्ध की जगह उसने धम्म का सहारा लिया और धम्म के सहारे के द्वारा उसने शांति, व्यापार, वाणिज्य आदि को बढ़ावा दिया और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चलता चला गया। लेकिन उसकी शांतिकारी नीति बताया जाता है उसके बाद के शासकों के द्वारा संभाली नहीं जा सकी। जो विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, लेकिन इस विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी नहीं संभाल पाए। और जब बृहद्रथ इसका शासक था तो बृहद्रथ के शासनकाल के अंदर लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या के साथ ही भारत का पहला विशाल अखंड साम्राज्य मौर्य साम्राज्य चकनाचूर हो गया और एक नया साम्राज्य जो शुंग साम्राज्य था वो खड़ा हुआ। इस प्रकार भारत का दूसरा साम्राज्य था शुंग वंश, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग एक बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुए। उनके समय यवनों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने इसे असफल भी किया था। पतंजलि ने लिखा है कि यवनों ने माध्यमिका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। गार्गी संहिता के अंदर भी यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है और पुष्यमित्र के योग्य शासक होने का पता चलता है। मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है पुष्यमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को भी हराया था। पुष्यमित्र के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान वह विदिशा का उपराजा था और बाद में वो शासक बना। विदिशा का राजनीतिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व शुंग काल में लगातार बढ़ता चला गया था। अग्निमित्र भी एक योग्य शासक साबित हुआ।
कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम। इस मालविकाग्निमित्रम का नायक ये शुंग शासक अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका है। तो इससे भी पता चलता है कि अग्निमित्र एक योग्य शासक हुआ था। कालांतर में शुंग वंश के अंतिम शासक के रूप में जिस शासक का नाम लिया जाता है वो शासक है देवभूति। बताया जाता है कि देवभूति ने वासुदेव को अपना प्रधानमंत्री या सेनापति बना रखा था और उसी प्रधानमंत्री या सेनापति ने 75 ईसा पूर्व के लगभग अपने शासक देवभूति की हत्या कर दी और हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व के लगभग एक नया वंश कर्ण वंश स्थापित कर दिया था। लेकिन ये कर्ण वंश है वो लंबे समय तक नहीं चल सका और 30 ईसा पूर्व में सुशर्मा इस कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ और इसी के साथ कर्ण वंश भी समाप्त हो गया था। जिस मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया, अशोक के द्वारा जिसका विस्तार किया गया, बना के रखा गया, और उस साम्राज्य को शुंग वंश ने भी बना के रखने का प्रयास किया। उसके बाद कर्ण वंश बहुत ही कम समय के लिए आया, कोई करामात नहीं कर पाया। ऐसे ही अनेक वंश आए जिनमें सातवाहन वंश है वो दक्षिणी भारत में स्थापित हुआ था। बाहर से आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों ने भी यह साम्राज्य स्थापना के प्रयास किए, जैसे इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस और मिनांडर ने अपने प्रयास किए थे। पार्थियन या पल्लव वंश भी ईरान से आया था और उसका शक्तिशाली शासक गोंदोफर्नीज था, जबकि पल्लव वंश का प्रथम शासक भारत में वोनोनीज था। लेकिन पल्लवों के यहाँ साम्राज्य स्थापित करने के सपने को कुषाणों ने समाप्त कर दिया, अर्थात पल्लवों की शक्ति कुषाणों ने समाप्त कर दी। बाद में शकों ने भी यहाँ प्रयास किया था, लेकिन शक ज़्यादा प्रभावशाली अलग अलग क्षेत्रों में हुए और लगभग 4 शताब्दियों तक इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव भी दिखाया। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। जुन्नागढ़ अभिलेख से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख माना गया है। कालांतर में शकों की शक्ति को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने नष्ट किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया और शक वंश का उन्मूलन कर दिया था। इसी प्रकार एक वंश क्षहरात वंश नाम से भी स्थापित हुआ था, जिसे भूमक ने स्थापित किया था और उसका अधिकारी बाद में नहपान भी रहा था। बाद में ईसा की प्रथम शताब्दी में विम कैडफिसस ने भारत में एक नए वंश कुषाण वंश की स्थापना की थी। इसी कुषाण वंश का 78 ईस्वी में शासक बना कनिष्क, जिसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी और बाद में मथुरा उसकी दूसरी राजधानी बनी थी। उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि उसने चीन पर भी विजय प्राप्त की थी और इसी दौर के अंदर ही कलिंग उड़ीसा के अंदर चेदी वंश का शासन भी स्थापित हुआ था, जिसका प्रमुख शासक खारवेल था, जो एक बड़ा ही योग्य शासक था और उसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इस प्रकार भारत में मौर्य साम्राज्य तथा शुंग साम्राज्य के बाद में अनेक वंशों का उदय हुआ, लेकिन वो उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाए जो मुकाम मौर्यों और शुंगों ने प्राप्त किया था। ये अपने क्षेत्र से बाहर ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। हालांकि कुषाणों ने और सातवाहनों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन कुषाण अपने क्षेत्र में उत्तरी भारत के स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गए थे। इसी प्रकार सातवाहन वंश है वो दक्षिणी भारत में स्थानीय होकर ही रह गया था, ज़्यादा विशाल पैमाने पर नहीं फैल पाया था। एक बात और विशेष है कि सातवाहन वंश को इतिहास में मात्र शतात्मक का दर्जा दिया गया है। भारत में शासन स्थापित करने वाले इतने वंशों के बीच यदि किसी वंश को तीसरे साम्राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो वो तीसरा साम्राज्य हुआ चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में पहली जानकारी कात्यायन कृत वार्तिक में मिलती है, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। इसके अलावा महाभारत और मेगस्थनीज की इंडिका से भी चोल के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के मौर्य अभिलेखों से भी 13वें शिलालेख में तमिल प्रदेश के चोर चेल पांड्यों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमें चोलों की जानकारी के कई स्रोत मिलते हैं और अधिकांश साक्ष्यों के आधार पर 300 ईसा पूर्व से लेकर
300 ईस्वी के मध्य में स्थापना का मान रखा जाता है। मोटे तौर पर पेनार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य पूर्वी तट से सटा हुआ प्रदेश था चोलमंडलम तथा कावेरी पट्टनम, उरैयूर, तंजावुर, कांची, गंगैकोंड चोलपुरम ये चोल साम्राज्य के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। इन नगरों में कांची तथा गंगैकोंड चोलपुरम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए हैं। गंगैकोंड चोलपुरम दीर्घकाल तक चोलों की राजधानी भी बनी रही और साथ ही साथ संपूर्ण चोल काल में कांची है वो चोल नरेशों की उप राजधानी के रूप में भी काम आई है। जो समय चोलों की स्थापना का समय माना जाता है, दक्षिणी भारत में प्रथम नगरीकरण का भी वही समय अर्थात 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का दूर दक्षिणी भाग तमिलकम प्रदेश कहलाता है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य का मुख्य रूप से क्षेत्र है। तमिल भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य है वो संगम साहित्य है। संगम तमिल भाषा का शब्द गोष्ठी, परिषद, संस्थान से तात्पर्य लिए हुए है और इसी संगम साहित्य से हमें तत्कालीन शुरुआती चोल साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अनेक संगम साहित्य के ग्रंथ जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें तोलकाप्पियम, अहनानुरु, पुनरानुरु, शिल्पपदीकरम, मणिमेखले आदि है, जो कि आज भी अपना प्रभाव रखे हुए हैं। संगम साहित्य से हमें प्रारंभिक चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। संगम कालीन चोल राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक करिकाल को माना गया है। करिकाल चोल शासक 140 से 190 ईस्वी के लगभग माना जाता है। बताया जाता है कि तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में उसने पांडे, चेर तथा उसके सहयोगी 11 शासकों के संघ को हरा दिया था। इसके अलावा पेनार घाटी में करिकाल ने वाहेपरंडलाई के युद्ध में 9 शत्रु शासकों के संघ को हराया और उनकी राजसत्ता के प्रमुख चिन्ह छत्र को भी जीत लिया था। करिकाल ने अपने पराक्रम से संपूर्ण तमिल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। शिल्प पदीक्रम से उसकी कई जानकारियां प्राप्त होती है। करिकाल ने फुहार अर्थात आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना कर दी और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा एक बांध भी बनाया था। करिकाल ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। वैदिक यज्ञों का उसने आयोजन किया और उसे संगीत के 7 स्वरों का ज्ञाता कहा जाता है। करिकाल के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चोल शासक तोंडीमान हुआ था, जिसने कांची से शासन किया था। इसके बाद बताया जाता है कि धीरे धीरे चोल शासक है वो कमजोर होते गए और पल्लवों ने उनकी चोल सत्ता को समाप्त कर दिया। लेकिन ये चोल सत्ता यूं ही समाप्त नहीं हुई और उठा पटक के साथ चलती रही और कालांतर में ये पुनः स्थापित हुई थी। जब बताया जाता है कि 850 ईस्वी के लगभग विजयालय चोल साम्राज्य का पुनर्संस्थापक हुआ और उसके बाद तो चोलों ने एक लंबी अच्छी श्रृंखला दी। आदित्य प्रथम जो एक अच्छा शासक हुआ, उसके बाद परांतक प्रथम चोल शासक हुआ और राजराज प्रथम ने तो एक इतिहास अलग ही रच दिया, क्योंकि उसके समय की जो नौसेना थी वो एक बड़ी विशाल सेना थी। उसने न केवल संपूर्ण दक्षिणी भारत को कब्जा कर लिया, बल्कि लक्षद्वीप, मालदीव, सिंगापुर यानी लगभग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अनेक इलाके उसके कब्जे में थे। और चोलों की सेना इतिहास की सबसे बड़ी सेना नौसेना के रूप में दर्ज हुई थी। बंगाल की खाड़ी तो चोलों की झील कहलाई थी। इस प्रकार तीसरे साम्राज्य के रूप में चोलों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था और राजराज प्रथम ने एक विशाल जो एक देन दिए वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। और उसके पश्चात के शासकों में राजेंद्र शासक हुए, जिसने भी अपने वंश को गौरवान्वित किया और अपने राज्य को बनाए रखा। इस प्रकार एक के बाद एक चोल शासकों की श्रृंखला हुई, जिन्होंने चोल साम्राज्य को बना के रखा था। अगर शुरुआत से 300 ईसा पूर्व से माना जाए तो लगभग ये मान लिया जाता है कि यह साम्राज्य है वो लगभग उठापटक के बाद 1500 वर्ष तक कायम रहा था। तो इस दृष्टि से इतिहास में ये विश्व के इतिहास में ये एक अलग बड़े लंबे टाइम वाला एक
साम्राज्य माना जा सकता है। इस विशाल साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी एक अलग वीडियो में प्राप्त करेंगे, क्योंकि इतना एक विशाल साम्राज्य था, अति उन्नत था, लंबे समय तक काम करने वाला था, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी उसके बारे में बहुत कम है। तो आगामी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अब जानते हैं भारत के चौथे साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के बारे में। भारत के चौथे साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम लिया जाता है, जिसने 320 ईस्वी के अंदर गुप्त वंश को स्थापित किया था और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर गुप्तों ने अपने राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जिसने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया और उसकी विजयों का उल्लेख हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसने न केवल उत्तरी भारत के अंदर बल्कि दक्षिणी भारत में भी अनेक राज्यों को पराजित किया था। उसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रिय शासक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार यदि विशालता की दृष्टि से देखें तो समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया था। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के प्रभावी शासक के रूप में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम लिया जाता है, जिसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और भारत से शकों का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने ही चलाए थे। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अधिकांश जानकारी मेहरौली लोह स्तंभ से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। उन नवरत्नों के लेखन से प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव अनुभूत होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद के शासकों में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बना, जिसके समय उससे मित्रों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के समय के ही एक विशेष दिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है। इसके पश्चात स्कंदगुप्त वो शासक बना जो लगभग 455 ईस्वी का शतासीन माना जाता है और स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था और उस हूणों को उसने पराजित कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख है वो हूणों को मलेच्छ कहता है। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के अंदर एक के बाद एक कमजोर शासक होते गए और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। स्कंदगुप्त के पश्चात पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त आदि शासक हुए। भानुगुप्त का समय 510 ईस्वी का हमें एरन अभिलेख मिला है, जिसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख भी हुआ है। नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय गुप्त शासन है वो 3 भागों में बंट चुका था और वो कमजोर हो चुका था। इस प्रकार अंतिम शासक के रूप में देखें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त माना गया है और इसके पश्चात गुप्त वंश वो समाप्त हो गया था। देखिए, गुप्त वंश को प्राचीन भारत के अंदर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है और ये स्वर्ण काल भी माना गया है, क्योंकि इस समय हर क्षेत्र में वृद्धि हुई या विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, हर दृष्टि से गुप्त काल के अंदर उत्तरोत्तर विकास ही हुआ था, इसलिए यह स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश के पश्चात भारत में जो प्रभावशाली प्राचीन साम्राज्य हुआ वो हुआ वर्धन वंश और वर्धन वंश के प्रमुख शासक के तौर पर सम्राट हर्षवर्धन का नाम लिया जाता है, जिनका समय 606 से 647 ईस्वी माना गया है। हर्षवर्धन ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को एकजुट किए रखा था। हालांकि दक्षिणी में उसने विस्तार का प्रयास किया, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे असफल कर दिया। इसलिए हर्ष को उत्तरापद स्वामी के नाम से जाना गया था। हर्ष के समय सत्ता का केंद्र है वो अब कन्नौज होने लगा था।
सम्राट हर्षवर्धन का ही वो समय था जब चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने भारत की यात्रा की थी। तो ये थे भारत के प्राचीन राजवंश। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत के अंदर कोई प्रभावशाली राजवंश तुरंत स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह अलग अलग सत्ताओं ने अपना कब्जा कर लिया, और जो भारत अखंड हो रहा था वो अब खंड खंड टूट चुका था। और इसी कारण बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को मौका मिला और नई सत्ताएं स्थापित होती चली गई। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।